नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में 29 साल पहले हुए कांड के बारे में, जिसकी दहशत आज भी लोगों में देखने मिलती है, जिसका नाम है तंदूर कांड। हलचल भरे शहर के बीचों बीच और खुशबूदार गलियों के बीच तंदूर कांड एक ऐसी घटना है जो रहस्यों में छुपी हुई और रहस्यों में डूबी हुई है। ये कहानी काफी मासूमियत से शुरू हुई थी, जिसका अंजाम ऐसा होगा वो किसी ने ना सोचा था। नैना साहनी हरभजन कौर और जसवंत कौर की बेटी थी। नैना के और 3 भाई बहन थे, जिसमें नैना सबसे अलग थी। वो बचपन से ही साहसी, निडर, आशास्पद, आत्मविश्वास और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखती थी। नैना को बचपन से ही अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें थी और वो उन सारी उम्मीदों को पूरा करना चाहती थी। जब वो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, तब उसे राजनीति की तरफ आकर्षण होने लगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद नैना पायलट बनने के ख्वाब देखने लगी, मगर वो अपनी चाहत राजनीति से बहुत वक्त तक दूर न रह पाई और कुछ वक्त बाद ही उसने फिर से राजनीति की तरफ रुख किया और यूथ कांग्रेस की गर्ल्स विंग्स की जनरल सेक्रेटरी बनी और अपने सपनों की उड़ान भरने लगी। 1989 के दौरान नैना की मुलाकात कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सुशील शर्मा से हुई। सुशील शर्मा एक मध्य वर्गीय परिवार का सदस्य था। उनके पापा बैंक में एक क्लर्क थे। सुशील भी एक उत्साही और आशास्पद व्यक्ति था। उसे भी राजनीति में काफी इंटरेस्ट था। 1977 में सुशील यूथ कांग्रेस का लीडर बना और उसने काफी नाम कमाया। सुशील इतना लोकप्रिय हो गया था कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक रिवॉल्वर अपने पास रखनी पड़ती थी। नैना भी उसी की तरह एक मध्य वर्गीय परिवार का हिस्सा थी। दोनों के सपने, रास्ते और मंजिल एक जैसे ही थे और दोनों का व्यक्तित्व भी एक जैसा था। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने का फैसला किया। 1993 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन सुशील नहीं चाहता था कि शादी की वजह से उसकी लोकप्रियता पर खराब असर पड़े और युवाओं में उसकी इमेज खराब ना हो। इसलिए सुशील नहीं चाहता था कि शादी के बारे में किसी को पता चले। वो शादी इतनी प्राइवेट थी कि उसमें सिर्फ नैना के माता पिता और कुछ करीबी लोग ही शामिल थे। नैना और सुशील शादी के बाद दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहने लगे। कुछ वक्त तक सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही सुशील के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने लगे और वो उनको फेवर करता था, जो नैना को बिल्कुल पसंद नहीं था। नैना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, इसलिए वो इस बारे में सुशील को कन्फ्रंट करती थी, जबकि सुशील नैना से अपोजिट बर्ताव की उम्मीद रखता था। वो चाहता था कि नैना किसी भी आदमी से ना मिले, यहाँ तक कि वो उनसे बात भी ना करे। इसलिए वो नैना को कई दिनों तक रूम में बंद करके भी रखता था। सुशील ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने घर के नौकर को नैना पर नजर रखने को कहा। नैना कहाँ जाती है, किससे बातें करती है, वो सारी जानकारी वो अपने नौकर से लेने लगा। नैना एक आजाद ख्याल और खुले विचारों की लड़की थी। उसे सुशील का ये बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था, मगर वो सुशील से इतना प्यार करती थी कि काफी हद तक उसने ये सारी चीजें सही। मगर एक लिमिट के बाद नैना की सहन शक्ति खत्म हो गई। वो अपने आप को अकेला, एकदम अकेला समझने लगी और वो डिप्रेशन में जाने लगी। नैना को अपना दर्द कम करना था, इसलिए उसे बात करने के लिए कोई चाहिए था। तभी नैना ने अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त को कांटेक्ट किया, जिसका नाम था मतलूक करीम। नैना और मतलूक कॉलेज के पॉलिटिक्स पार्टी में काम करते थे और वो दोनों के बीच में संबंध भी था, लेकिन मतलूक मुस्लिम धर्म का था, जबकि नैना एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। वो दोनों ने जान लिया था कि अलग अलग धर्म होने की वजह से वो दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं था और वो दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। मगर दोनों एक ही पार्टी में काम करते थे, इसलिए अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। जब नैना ने मतलूक को कांटेक्ट किया, तब वो भी शादीशुदा था, मगर नैना उसकी पुरानी दोस्त थी और उसने नैना की पूरी स्टोरी सुनी। तो एक दोस्त होने के नाते वो नैना की हेल्प करना चाहता था। नैना का दुख थोड़ा कम हो, इसलिए वो नैना से घंटों बातें करने लगा, यहाँ तक कि वो दोनों बाहर भी मिलने लगे। सुशील मतलूक को बहुत अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि नैना और मतलूक कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में थे। जब उसे पता चला कि नैना मतलूक से मिल रही है और उससे बातें कर रही है, तब वो बहुत गुस्सा हुआ। ये बात करीबन 90s की है। उस वक्त तो स्मार्टफोन का जमाना ही नहीं था, इसलिए नैना मतलूक से लैंडलाइन से बात किया करती थी। सुशील को जब से नैना और मतलूक के बारे में पता चला, वो तब से डेली घर आकर अपनी लैंडलाइन के रीडायल बटन को दबाता, जिससे उसे पता लगता कि नैना किससे बात कर रही थी। सुशील को बिल्कुल
पसंद नहीं था कि नैना मतलूक से मिले या बातें करे, मगर नैना अपना दर्द भुलाना चाहती थी, इसलिए वो मतलूक से बातें करती थी। एक वक्त ऐसा आया जब नैना हिम्मत हार चुकी थी, अब वो ये रिश्ते को और नहीं निभा सकती थी, इसलिए उसने सुशील को छोड़ने का फैसला किया। इसके बारे में ना तो सुशील को पता था ना ही मतलूक को। नैना सुशील को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी और अपना बिजनेस सेटल करना चाहती थी, जिसमें मतलूक नैना की मदद कर रहा था। 2 जुलाई 1995 जब सुशील अचानक बेवक्त घर पे आया तो उसने देखा कि नैना लैंडलाइन पर किसी से बातें कर रही है और नैना भी उसे देखकर घबरा गई। घबराहट में उसने झट से फोन रख दिया और वो दूसरे कमरे में चली गई। उस वक्त सुशील बस ये जानना चाहता था कि नैना किससे बातें कर रही थी। उसने लैंडलाइन के रीडायल बटन को दबाया। जब फोन पर उसने मतलूक की आवाज सुनी, वो आग बबूला हो गया। वो अपना आपा खो बैठा। नैना जिस कमरे में थी, सुशील वहाँ गया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर नैना पर टांग दी। सुशील इतने गुस्से में था कि उसने फट से 3 गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली नैना के सर पर लगी, जबकि दूसरी गोली नैना की गर्दन पर लगी और तीसरी गोली एसी यूनिट में जाकर लगी। नैना को गोली लगते ही घटना स्थल पर ही नैना की मौत हो गई। सुशील नैना के करीब गया और उसने देखा कि नैना मर चुकी है तो वो बहुत घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने नैना की बॉडी को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसने नैना की बॉडी को पहले प्लास्टिक में पैक किया, फिर उसने उसकी बॉडी को बेडशीट में लपेटा और उसकी बॉडी को कार में डालकर उसने यमुना नदी में फेंकने का फैसला किया। जब वो यमुना किनारे पहुंचा तब उसने देखा कि वहाँ बहुत लोग खड़े थे और सुशील कांग्रेस पार्टी का एक जाना माना चेहरा था, जिस वजह से लोग उसे जानते भी थे। उसने सोचा कि अगर वो यहाँ उतरा तो लोग उसे पहचान लेंगे। सुशील ने बहुत सोचा कि आखिर वो इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। बहुत सोचने के बाद उसे अपने कॉलेज के दोस्त केशव का ख्याल आया। केशव की अशोक यात्री निवास में एक रेस्टोरेंट थी। वो एक ओपन एयर 5 स्टार होटल थी। करीबन 10 बजे के आसपास सुशील वहां पहुंचा और उसने अपने दोस्त केशव को पूरी कहानी बताई और उसके सामने कबूल किया कि उसने नैना साहनी का मर्डर किया है। केशव बहुत घबरा गया, मगर सुशील उसका दोस्त था और वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता था। इस वजह से केशव उसकी मदद करने से इनकार नहीं कर पाया। केशव ने फटाफट वो रेस्टोरेंट खाली करवाया। वो दोनों ने सोचा कि वो नैना की लाश को होटल के तंदूर में जला दे। उस होटल का तंदूर एक खुली जगह में था। वो लोग नैना की लाश को तंदूर में डालने लगे, मगर तंदूर का ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा होने की वजह से नैना की लाश अंदर ही नहीं जा पा रही थी। इसलिए सुशील ने नैना की लाश के कई टुकड़े किए और उसे तंदूर में डाल दिया। नैना को मरे हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसकी बॉडी को जलने में काफी वक्त लग रहा था। सुशील इतना हड़बड़ाया था कि वो चाहता था कि नैना की लाश जल्दी से जल्दी जल जाए और उसे इससे छुटकारा मिल जाए। इसलिए वो आग में घी के डब्बे, बटर, कार्डबोर्ड ये सब डालने लगा। वो तंदूर खुली जगह में था, इसलिए उसकी आग की लपटें काफी दूर से भी नजर आने लगी। वहाँ से आते जाते कई लोगों ने उस आग को नोटिस किया। वो रेस्टोरेंट मार्केट में था, इसलिए लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। उसी वक्त उस एरिया के पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल पेट्रोलिंग पर थे। उन्होंने भी इस आग को देखा और रेस्टोरेंट में जाकर देखने का सोचा। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाने लगे, सुशील बाहर ही खड़ा था। उसने कांस्टेबल को वहीं रोक लिया और बताया कि वो पार्टी के पुराने बैनर्स जला रहे हैं। कागज जलने की वजह से ही इतना धुआं हुआ है और आग भी इतनी ज्यादा नजर आ रही है। सुशील पार्टी का एक जाना माना चेहरा था, इसलिए कांस्टेबल ने उनकी बात पर यकीन किया और चले गए। मगर कांस्टेबल कुंजू को ये बात से संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने वहाँ पर वापस जाने का फैसला किया। मगर इस बार वो रेस्टोरेंट के पीछे के भाग से कूदकर सीधा तंदूर जल रहा था वहीं पहुँच गए। केशव घबरा गया, मगर उसने भी यही कहा कि यहाँ पार्टी के पुराने बैनर्स जलाए जा रहे हैं। मगर बॉडी जलने की वजह से वहाँ पर एक गंदी सी स्मेल आने लगी। कांस्टेबल कुंजू ने तंदूर में झांका तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने आग को बुझाया। फिर उन्होंने देखा कि तंदूर में तो एक बॉडी जल रही है। उन्होंने केशव की पूछताछ शुरू की। सुशील बाहर से खड़े खड़े सब देख रहा था। उसने जैसे ही देखा कि वो पकड़ा जाने वाला है, वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वो भागकर सबसे पहले गुजरात भवन गया। मर्डर के दूसरे दिन वो छिपने के लिए जयपुर गया और फिर वहाँ से मुंबई और चेन्नई गया। केशव की कड़क पूछताछ करने पर केशव ने कबूल किया कि ये लाश कांग्रेस युवा नेता सुशील शर्मा की वाइफ नैना की है। नैना की बॉडी को तंदूर में से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मगर उसमें समझ नहीं आ रहा
था कि नैना की मौत जलने से हुई है या किसी और वजह से। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक बॉडी का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया हो। दूसरी बार जब नैना का पोस्टमार्टम किया गया तब नैना की बॉडी में से बुलेट सेल पाए गए। ज्यादातर केस में पहली रिपोर्ट को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, मगर ऑफिसर्स की लापरवाही की वजह से पहली रिपोर्ट अधूरी थी ऐसा साबित हुआ। जब पुलिस ने नैना के घर की तलाशी ली तब जो बुलेट एसी यूनिट में लगी थी और वो नैना की बॉडी में पाए गए बुलेट सेल से मैच कर रही थी। सुशील अब भी फरार था और पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। उनकी शादी इतनी प्राइवेट थी कि पुलिस नैना सुशील की वाइफ है ये भी साबित नहीं कर पा रही थी। अचानक 10 जुलाई को सुशील शर्मा ने बैंगलोर में अपने आप को सरेंडर कर दिया, मगर वो जानता था कि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए पुलिस कुछ प्रूफ नहीं कर पाएगी। इसलिए वो ये बात पर अड़ रहा था कि उसने मर्डर नहीं किया है। मगर पुलिस की सूझबूझ की वजह से उन्हें खून से लदे सुशील के कपड़े और वो कार बरामद हुई जिसमें वो नैना की बॉडी को लेकर गया था। सुशील ये बात पर अड़ा रहा कि उसने मर्डर नहीं किया है, मगर जो एविडेंस मिले और केशव की गवाही ने ये साबित किया कि मर्डर सुशील ने ही किया है। 7 नवंबर 2003 के दिन ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, मगर उस मर्डर का कोई आई विटनेस नहीं था, इसलिए 19 नवंबर 2007 को हाई कोर्ट ने सुशील की डेथ पेनाल्टी को कैंसिल किया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुशील ने करीबन 23 साल तिहाड़ जेल में गुजारे, जहां वो एक पुजारी का काम करने लगा। कोर्ट को लगा कि सुशील ने अपने हिस्से की सजा काट ली है और उसके नेचर में भी काफी बदलाव आया और वो बहुत शांत भी हो गया है, इसलिए उसको जेल से रिहाई मिली। कांस्टेबल कुंजू की होशियारी की वजह से ये केस बाहर आया, वरना बेचारी नैना तो उस तंदूर में जलकर खाक हो गई होती और ये केस के बारे में हमें कभी पता नहीं चलता और ना ही सुशील को सजा होती। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा है। इस घटना ने पूरे देश और उसकी कैपिटल को झंझोड़ कर रख दिया था। लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया था, यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली के लोगों ने 1 साल तक तंदूर में बनी चीजों को खाया नहीं था। हर कोई इस बात से सहम गया था। इससे पहले ना तो किसी ने ऐसा कुछ देखा था ना ही सुना था। ऐसा भी सुनने में आया था कि सुशील जेल से रिहा हुआ, उसके बाद उसने मैरिज काउंसिल का काम शुरू किया। आश्चर्य की बात ये है कि जिसकी खुद की शादी में इतने संकेत थे, जिसकी पत्नी उससे खुश नहीं थी और जिसका उसने मर्डर किया, वो इंसान सलाह दे रहा है कि अपनी शादी को कैसे बचाएं या उसे कैसे निभाएं। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि उसके पास एडवाइस लेने कौन जाता था। क्या आपको लगता है कि इस मर्डर के लिए, इस तंदूर कांड के लिए सुशील को मिली 23 साल की सजा काफी थी या उसे डेथ पेनाल्टी ही मिलनी चाहिए थी? हमें कमेंट करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में नए केस पर चर्चा करने के लिए। आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। बाय 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 बाय।